ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एवं सदहेतुन निरूप्य हेत्वाभाषा निरूपयति सभ्य विचारेति। अभी तक सदहेतु का निरूपण किया गया। व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट जो हेतु होता है उसको सद हेतु कहते हैं। तो व्याप्ति का निरूपण हमने किया, पक्ष धर्मता का निरूपण किया, फिर पंचावय वाक्यों का निरूपण किया, न्याय वाक्यों का, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। ये समग्र जो प्रपंच है ये सद हेतु का प्रपंच है। तो सद हेतु के निरूपण करने के अनंतर यत्वाभाषा निरूपयति। अब ग्रंथकार यत्वाभाष का निरूपण करने जा रहे हैं सभ्य विचार इत्यादि ग्रंथों के द्वारा। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्धबाधिता पंच हेत्वाभाषाः। हेतुवद आवासन्ते इति हेत्वाभाषाः दुष्ट हेतव इत्यर्थ। तो हेत्वाभाष शब्द में दो प्रकार की व्युत्पत्ति है। प्रथम व्युत्पत्ति है हेतुवद आवासन्ते इति हेत्वाभाषाः। हेतु के तरह जो भाषित होते हैं, जो हेतु नहीं है, हेतु के समान भाषित होते हैं, हेतु के समान प्रतीत होते हैं, उनको कहा जाता है हेत्वाभास। उन्हीं का दूसरा नाम है दुष्ट हेतु। अब दुष्ट किसको कहेंगे? जो दोषवान होगा, दोषवत्तम दुष्टत्वम। तो कोई भी हेतु यदि दुष्ट है अर्थात वह दोषवत है। तो दोष भी पांच प्रकार के होते हैं। दोषाश्च व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा। अब दोष के लिए भी हम हेत्वाभास शब्द का ही प्रयोग करते हैं। हेतु आभासाः इति हेत्वाभासाः। इस व्युत्पत्ति के आधार पर हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु दोष। तो ये जो दोष हैं वो भी पांच प्रकार के हैं। व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। तो पांच प्रकार के दोष हो गए। पांच प्रकार के दोष होने के कारण दुष्ट भी पांच प्रकार के होते हैं ऐसा कहा जाता है। वास्तव में दुष्ट पांच प्रकार के नहीं होते हैं, दुष्ट अनेक होते हैं। तो व्यभिचार दोष से जो विशिष्ट होगा उसको सब व्यभिचार कहा जाएगा, अथवा उसको व्यभिचारी भी कहा जाता है। जो विरोध दोष से विशिष्ट होगा उसको विरुद्ध कहा जाएगा। जो सत्प्रतिपक्ष दोष से विशिष्ट होगा उसको सत्प्रतिपक्ष अथवा सत्प्रतिपक्षित भी कहा जाएगा। जो असिद्धि दोष से विशिष्ट होगा उसको असिद्ध कहा जाएगा, और जो बाध दोष से विशिष्ट होगा उसको बाधित कहा जाएगा। तो ये पांच प्रकार के दोष हैं। एक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन एतद् विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थः। एक ज्ञान, कहीं कहीं स्वज्ञान ऐसा पाठ मिलेगा आपको। स्वज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन एतद् विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थः। अर्थात दोष विशिष्ट हेतु को हम दुष्ट कहते हैं। तो दोषवत्ता जब जाएगी तो किसी न किसी संबंध से जाएगी। कोई भी वस्तु कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। तो आप दोष को दुष्ट में ले जाएंगे तो किस संबंध से ले जाएंगे? तो उसके लिए एक संबंध इन्होंने बनाया, एक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकवत्व संबंध है ना। तो इस संबंध की चर्चा अभी हम आगे करेंगे। अब हेतु दोष का लक्षण बनाने जा रहे हैं, हेत्वाभास का। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमित तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्वम दोष सामान्यस्य लक्षणम। ये हेतु दोष का लक्षण है। क्योंकि जब दोष का लक्षण हम जान जाएंगे तो दोषवत्वम दुष्टत्वम, दुष्ट का लक्षण सुखेन जान सकते हैं, सुतराम जान सकते हैं। अतः ग्रंथकार दोष का लक्षण बता रहे हैं। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमित तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम। इसको भी थोड़ा आगे मैं व्याख्या करूंगा। हेतु दोष ज्ञाने सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। इसको समझना है पहले। जब हमको किसी भी हेतु में दोष ज्ञान होता है, अयम हेतु दुष्टः अस्मिन् हेतु दोषः वर्तते। जब दोष का ज्ञान होगा तो दोष ज्ञान क्या करता है? दोष ज्ञान से अनुमिति का प्रतिबंध हो जाता है, अनुमिति उत्पन्न नहीं होगी। अथवा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो जायते, व्याप्ति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो दोष ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक होता है कदाचित, कदाचित अनुमिति कारण का प्रतिबंधक होता है।
तो यद विषयक जो ज्ञान होगा, यद पद से हम दोष को लेते हैं, यद विषयक जो ज्ञान होता है, दोष विषय ज्ञान, दोष का ज्ञान, वो अनिमितीय तत्करण अन्यतर का प्रतिबंधक होता है। तो तत्व दोष में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाता है। ये तो दोष ज्ञान सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। अतः वादे निग्रहाय वादिना उद्भाविते हेतु दोषद भावनार्थम दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्थः। अब प्रश्न है कि हेत्वाभास का निरूपण क्यों किया जा रहा है? हेत्वाभास तो दुष्ट हेतु है अथवा हेतु दोष है, उनको जानने की क्या आवश्यकता है? हमको तो हेतु के जो गुण है उनको जानने की आवश्यकता है। हम दोष को क्यों जानेंगे? दोष का प्रतिपादन करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न हुआ, इस प्रकार की जिज्ञासा हुई। तादृश जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए ग्रंथकार कहते हैं वादे निग्रहाय, वादी को निगृहित करने के लिए, पूर्व पक्षी को पराजित करने के लिए। हेत्वाभास का जो फल है, हेत्वाभास का जो प्रयोजन है, एक तो है तत्व ज्ञान। चिंतामणिकार ने अपने चिंतामणि ग्रंथ में जब हेत्वाभास का निरूपण आरंभ किया, सामान्य निरुक्ति जिसको कहा जाता है, तो वहां उन्होंने लिखा अथ हेत्वाभाषा तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वाद निरूप्यन्ते। हेत्वाभास का निरूपण क्यों किया जाता है? तत्व निर्णय और विजय का प्रयोजक होने के कारण। अर्थात आपको हेत्वाभास का ज्ञान होगा तो हेत्वाभास का ज्ञान तत्व निर्णय करा देता है। जैसे दो, एक वादी एक प्रतिवादी है, दोनों ने अपना हेतुओं का उपस्थापन किया। जब यह निर्णय हो जाता है कि अयम हेतु सद हेतु अथवा अयम हेतु असद हेतु, दोनों अवस्था में हमको एक तत्व निर्णय हो जाता है कि यह पक्ष सही है, साध्य का निश्चय हो जाएगा। और दूसरा प्रयोजन है विजय, विजय की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हमको हेतुओं का ज्ञान रहेगा तब वादिना उद्भावित हेतु दोषद भावनार्थम, जो वादी है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उसके द्वारा जो हेतु का उद्भावन किया गया है, उसमें हम दोष का उद्भावन कर सकते हैं। दोष को जानेंगे तब ना दोष का उद्भावन करेंगे। यदि हम दोष से परिचित नहीं होंगे तो हम दोष का उद्भावन भी नहीं कर सकते। अतः दोष के उद्भावन करने के लिए, जिससे कि वादी का निग्रह होगा, वादी का पराजय होगा और हमारा विजय होगा, एक तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, जब हमको दोष का ज्ञान होगा तब हम जब हेतु का प्रयोग करेंगे तब दोष से रहित हेतुओं का प्रयोग करेंगे। जब हम दोष से परिचित होंगे तब हम दोष से रहित हेतुओं का प्रयोग करने में समर्थ होंगे। तब हमारा हेतु सद हेतु होगा तो हम पराजित नहीं होंगे, तो हमारा विजय होगा। इस प्रकार से तत्व निर्णय और विजय ये हेत्वाभास का प्रयोजक है, ऐसा चिंतामणिकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है। इसी बात को यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, वादी को पराजित करने के लिए। कैसे पराजित करेंगे? वादी के द्वारा उद्भावित जो हेतु है उसमें दोष का उद्भावन करके, दोष भावनार्थम दुष्ट हेतु निरूपणम। अतः यहाँ पर दुष्ट हेतु का अथवा हेतु दोष का निरूपण किया जा रहा है। अब मुझे आप लोगों से एक आग्रह है, जब मैंने मुक्तावली पढ़ाया है तो मुक्तावली में हेत्वाभास के आरंभ में जो पहला पाठ है, मैं समझता हूँ पाठ का नंबर 63 नंबर का पाठ है, हेत्वाभास का प्रथम पाठ है। तो उस पाठ में हमने भूमिका अच्छी तरह से बताई है। तो जो लोग मुक्तावली पढ़े हैं वो तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो पढ़ ही लेंगे अथवा वो पहले से जानते हैं। जो मुक्तावली नहीं भी पढ़े हैं तो उनको भी वो जो पाठ है विशेषतः हेत्वाभास के संदर्भ में, उसमें हमने भूमिका ठीक ढंग से व्याख्या की है, तो उसको आप पढ़ेंगे। और अभी जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों को मिलाकर यदि आप चीजों को समझेंगे तो आपको हेत्वाभास के विषय में जो ज्ञान होगा वो थोड़ा अच्छा होगा, आपको स्पष्टता होगी, आपके हेत्वाभास के विषय में क्लैरिटी आएगी। अतः आप उस पाठ को भी अवश्य देखें। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात हम पहले चर्चा करते हैं आगे बढ़ने से पहले। दोष का स्वरूप हमको जानना आवश्यक है। हेत्वाभास में जब हम मूल तर्क संग्रह पढ़ते हैं तो मूल अन्नम भट्ट के ग्रंथ से हमको पता चलता है कि यह हेतु कौन सा दुष्ट है। दुष्ट का स्वरूप से हम परिचित हो जाते हैं। साधारण किसको कहेंगे? साध्याभाववद वृत्ति हेतु, जो हेतु साध्याभाव की अधिकरण में रहता है उसको साधारण कहते हैं। इसी प्रकार से किसको असाधारण कहेंगे, किसको अनुपसंहारी कहेंगे। इस प्रकार से दुष्टों का जो स्वरूप है
उससे हम परिचित हो जाते हैं। किंतु जब हेत्वाभास का लक्षण जो अभी हमने देखा, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम, ये जो प्रतिबंधकता घटित लक्षण है, इसको समझने के लिए प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को समझना आवश्यक है। तो प्रतिबंधक कौन होता है? अभी ग्रंथकार ने भी कहा, हेतु में जब दोष का ज्ञान होता है तो दोष का ज्ञान प्रतिबंधक होता है। दोष के ज्ञान होने पर अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। अनुमिति प्रतिबंध जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। तो दोष का ज्ञान प्रतिबंधक होता है, तो प्रतिबद्ध कौन होता है? अनुमिति प्रतिबद्ध होती है कदाचित, और कदाचित अनुमिति का कारण प्रतिबद्ध होता है। तो दोष का स्वरूप को जानना आवश्यक है। तो उस स्वरूप को मैं आपको बताने जा रहे हैं। साध्याभावद वृत्ति हेतु साधारण, तो साधारण जो दोष है उसका स्वरूप है साध्याभावद वृत्ति हेतु। इसको अभ्यास करके कंठस्थ कर लेना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। असाधारण का स्वरूप क्या है? साध्या समानाधिकरण हेतु असाधारण। अनुपसंहारी दोष का स्वरूप क्या है? अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्य का आदि ही। यहाँ पर भिन्न भिन्न उदाहरण के अनुसार अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यम कहीं पर होगा, कहीं पर अत्यंता भावा प्रतियोगी हेतु होगा, कहीं पर अत्यंता भावा प्रतियोगी पक्ष होगा। इसलिए आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। विरोध का स्वरूप क्या है? साधे व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतु विरोध, ये विरोध दोष का स्वरूप है। सत्प्रतिपक्ष दोष का स्वरूप है साध्या भाव व्यापवत पक्ष सत्प्रतिपक्ष, पक्षता वच्छता भावत पक्ष आश्रया सिद्धि, हेत्व भावत पक्ष स्वरूपा सिद्धि, सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्धि, और साध्या भावत पक्ष बाद। इतने आपके हेत्वाभास है। तो ये हेतु दोषों का स्वरूप है। दोष का स्वरूप जब हम जानते हैं तब आगे हम लक्षण समन्वय कर सकते हैं, लक्षण को घटा सकते हैं। अब न्यायबोधिनकार ने क्या कहा था? हेतु दोष ज्ञाने सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। अब एक प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव का नियम जिससे आप परिचित हैं, तद्वत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय तदभाव व्यापवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। जब हमको तदभाववत्ता का निश्चय होता है अथवा तदभाव व्यापवत्ता का निश्चय होता है, तब तद्वत्ता बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे वन्यमत्ता बुद्धि है, वन्यमान, पर्वतो वन्यमान, रदो वन्यमान, कोई भी वन्यमत्ता बुद्धि लीजिए। यदि हमको तदभाववत्ता निश्चय है, वन्य भाववान रदः इस प्रकार का निश्चय है, अथवा वन्य भाववान पर्वत इस प्रकार का निश्चय है, तो पर्वतो वन्यमान, रदो वन्यमान इत्यादि तद्वत्ता बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है। और यदि हमको तदभाव व्यापकता निश्चय है, वन्य भाव व्याप्यवान पर्वतः ऐसा निश्चय है, तो भी पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की तद्वत्ता बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है। तो तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय एक और तदभाव व्यापकता निश्चय, ये दोनों निश्चय प्रतिबंधक होते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो दोष हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकार के दोष यहाँ पर विद्यमान है। व्यभिचार 3 प्रकार के हैं, विरोध 1 प्रकार का, सत्प्रतिपक्ष 1, असिद्धि 3 प्रकार का, और बाद 1। तो 9 प्रकार के दोष हैं। 9 दोष के स्वरूप आपके सामने उपस्थित हैं। जब दोष का ज्ञान होता है तो दोष का ज्ञान क्या करता है? अनुमिति का प्रतिबंध करता है अथवा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करता है। यहाँ पर वास्तव में व्याप्ति ज्ञान के स्थान पर परामर्श का प्रतिबंध करता है, ऐसा कहना ज्यादा उचित होता है। क्योंकि कुछ दोष के जो ज्ञान है, जैसे स्वरूपा सिद्धि का जो ज्ञान होता है, वह पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। वो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक भी नहीं होता है, अनुमिति का भी प्रतिबंधक नहीं होता है, वो पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। तो यदि हम परामर्श को ले लेंगे तो परामर्श के कुक्षी में व्याप्ति ज्ञान का भी प्रवेश है, पक्ष धर्मता ज्ञान का भी प्रवेश है। अथवा आप इसको उपलक्षण मान सकते हैं, व्याप्ति ज्ञान से कदाचित हम पक्ष धर्मता ज्ञान का भी ग्रहण कर लेंगे। अब इन हेत्वाभासों में से जो बाद और सत्प्रतिपक्ष है, ये बाद दोष है और ये सत्प्रतिपक्ष दोष है। बाद और सत्प्रतिपक्ष ये दो जो हेत्वाभास होते हैं, ये अनुमिति के विरोधी होते हैं। अर्थात बाद का निश्चय और सत्प्रतिपक्ष का जो निश्चय है वो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। अन्य जो दोषों का निश्चय होगा वो अनुमिति कारण परामर्श के प्रतिबंधक होते हैं, अर्थात व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं अथवा पक्ष धर्मता ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। तो ये जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है, इसको भी हमको अच्छे से समझना चाहिए। और प्रत्येक दोषों को लेकर के
हमने न्याय प्रवेशिका में घटाया है। आपके पास वो पुस्तक है, आपको अच्छे से देख लेना है। कुछ उदाहरणों पर अभी हम चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है साधारण। साध्याभावत वृत्ति हेतु साधारण दोष का स्वरूप हमने जान लिया। और साधारण दोष कहाँ है, हमको तर्क संग्रह मूल से पता चलता है। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वाद उसका उदाहरण है। अब हमको पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वाद स्थल में यदि अनुमिति करनी है, तो तार से अनुमिति के प्रति कारणीभूत जो व्याप्ति ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? साध्याभावत अवर्तित्व, ये व्याप्ति है। तो वन्यभावत अवर्ति प्रमेयत्वम, हेतु में साध्याभावत अवर्तित्व का ज्ञान, यही व्याप्ति ज्ञान है। तो वन्यभावत अवर्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार का यदि व्याप्ति निश्चय होगा, तब पर्वतो वन्यमान अनुमिति की उत्पत्ति होगी। किंतु हमको दोष ज्ञान है, साध्याभावत वृत्ति हेतु वन्यभावत वृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार का ज्ञान है। देखिए, दोष है वन्यभावत वृत्ति प्रमेयत्वम, और दोष का जो ज्ञान होता है वह व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। दोष स्वरूपतः अनुमिति का अथवा अनुमितिकरण का प्रतिबंधक नहीं होता। दोष का जो ज्ञान होता है वह प्रतिबंधक होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो वन्यभावत वृत्ति प्रमेयत्व, ये दोष हो गया। दोष का जो ज्ञान होगा वन्यभावत वृत्ति प्रमेयत्वम, प्रमेयत्व जो हेतु है वो वन्य भाव के अधिकरण में रहता है, वन्यभावत वृत्ति है, ऐसा जब हमको ज्ञान है। और ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि प्रमेयत्व हेतु वन्य भाव के अधिकरण में रहता है जल रद में। प्रमेयत्व से वन्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्, अन्नम भट्ट ने कह दिया। तो हमको क्या ज्ञान है? वन्य भावत वृत्ति प्रमेयत्वम, एक ज्ञान है। जब ऐसा ज्ञान रहेगा तो वन्य भावत अवृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये जो दोष ज्ञान है, साधारण दोष ज्ञान, वो अनुमितिकरण का प्रतिबंधक हो गया। तो यद विषयकम ज्ञानम वन्य भावत वृत्ति प्रमेयत्व विषयकम ज्ञानम अनुमिति तत्करणा नेतर प्रतिबंधकम, व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो गया। तो तत्व दोष में चला जाएगा। तो वन्य भावत वृत्ति प्रमेयत्व दोष हो गया, इसमें लक्षण समन्वय हो जाता है। एक और उदाहरण समझते हैं, बाद ले लेते हैं। साध्याभावत पक्ष बाध, ये बात का स्वरूप है। उसका उदाहरण क्या है? बन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वात्। और यहाँ पर हमको अनुमिति करनी है, क्योंकि देखिए जब हम बाद में लक्षण घटाने जा रहे हैं तो आपको ज्ञात है कि बाद और सत्प्रतिपक्ष ये दोनों अनुमिति के विरोधी होते हैं। तो बाद में यदि हम लक्षण घटाने जा रहे हैं, बाद का निश्चय यदि प्रतिबंधक है, तो प्रतिबद्ध कौन होगा? अनुमिति होगी। तो बन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वात् ऐसा कोई बोल रहा है, तो यहाँ पर अनुमिति का आकार क्या होगा? कौन सी अनुमिति विवक्षित है, अपेक्षित है? बन्नी अनुष्ण, बन्नी अनुष्णत्वान, ऐसी अनुमिति हमको अपेक्षित है। किंतु हमको पहले से ज्ञात है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कि अनुष्णत्वा भाववान बन्नी, बन्नी अनुष्णत्वा भाववान, अनुष्णत्वा भावत बन्नी, ये दोष हो गया। दोष विषयक जो ज्ञान होगा अनुष्णत्वा भाववान बन्नी, ये ज्ञान होगा। जब आपको अनुष्णत्वा भाववान बन्नी ये बात निश्चय है, तब बन्नी अनुष्ण अर्थात बन्नी अनुष्णत्वान, इस प्रकार की अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। तो यद विषय ज्ञान, बाद विषयक जो ज्ञान है वो अनुमिति का प्रतिबंधक हो गया। तत्व कहाँ चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। इस प्रकार से बाद में, साधारण में, विरोध में जितने भी हेत्वाभास है, हेतु दोष है, उन सब में आप लक्षण समन्वय कर सकते हैं। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा दोष का ज्ञान किसका प्रतिबंधक हो रहा है। आगे प्रत्येक उदाहरण में भी हम घटाएंगे, न्यायवादी कार्य भी चर्चा करेंगे। तो आपको उस समय में ध्यान रखना होगा कि साधारण जो दोष का ज्ञान है वो किसका प्रतिबंधक हो रहा है, असाधारण दोष का ज्ञान किसका प्रतिबंधक हो रहा है, अनुपसंहार्य दोष का ज्ञान किसका प्रतिबंधक हो रहा है। इस प्रकार से प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को आप समझ लेंगे तो हेत्वाभास अत्यंत सरल है, कोई भी परेशानी नहीं है। किंतु दोष के स्वरूप से आप ठीक से परिचित नहीं है, आपने अभ्यास नहीं किया, केवल सुना मात्र है, तब कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। ठीक है, तो हमको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दोष है, साधारण दोष, बाद दोष, जो भी दोष होंगे उसको हम कहाँ ले जाएंगे? दुष्ट में ले जाएंगे। किस संबंध से ले जाएंगे? स्वज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदक संबंध है ना, अथवा एक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदक संबंध है ना। तो इसको घटाकर देखते हैं। तो स्व ज्ञान कहिए अथवा एक ज्ञान कहिए, तो इस ज्ञान से आप दोष ज्ञान को लेंगे। जैसे मान लीजिए साधारण को हमने ले लिया, वन्य भावत वृत्ति प्रमेयत्वम, ये हो गया दोष। तो दोष ज्ञान हो गया वन्य भावत वृत्ति प्रमेयत्वम, ये हुआ दोष ज्ञान। तार से ज्ञान का विषय
जो प्रकृति हेतुतावच्छेदक ज्ञान हुआ, बन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम एक ज्ञान हुआ। तार से ज्ञान का विषय, इस ज्ञान का विषय कौन है? बन्नी है, अभाव है, प्रमेयत्व है। किंतु ज्ञान का विषय हमको किसको लेना है? जो प्रकृति हेतु। सो ज्ञान विषय जो प्रकृति हेतु हो गया प्रमेयत्वम। हेतुतावच्छेदक कौन हुआ? प्रमेयत्वत्वम। हेतुतावच्छेदक वत्व, तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? प्रकृति हेतु अर्थात प्रमेयत्व में चला जाएगा। इस प्रकार ये जो दोष है, बन्य भाव वृत्ति प्रमेयत्व रूप जो दोष है, साधारण दोष, यह दोष स्वज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदक संबंध है ना, प्रमेयत्व हेतु में चला जाता है, तो प्रमेयत्व हेतु दुष्ट हो जाता है। जैसे बाद में आप ले जाइए, साध्या भावत पक्ष, अनुष्णत्वा भावत बन्नी हो गया बाद, तो सो से किसको लेंगे? बात को, दोष को। सो ज्ञान अर्थात दोष ज्ञानम, अनुष्णत्वा भावान बन्नी ही ये ज्ञान हुआ। तार से ज्ञान का जो विषय प्रकृति हेतु, अब इस ज्ञान का विषय प्रकृति हेतु है नहीं, क्योंकि हेतु तो आपका द्रव्यत्व है। जब आपको ज्ञान हो रहा है अनुष्णत्वा भावान बन्नी ही, इस ज्ञान का विषय तो बन्नी है, अनुष्णत्वा भाव है, तब इस ज्ञान का विषय प्रकृति हेतु तो मिलेगा ही नहीं, तो कैसे लक्षण ले जाएंगे? तो क्या करेंगे, जब आप दोष ज्ञान लेंगे तब हेतु का प्रवेश वहां पर करा देंगे। तो सो से लिया दोष, अनुष्णत्वा भावत बन्नी। दोष ज्ञान जब आप लेंगे तो अनुष्णत्वा भावान बन्नी ही द्रव्यत्वंच, ऐसा समूहालंबनात्मक ज्ञान लेंगे तो उसमें हेतु का प्रवेश करा देंगे। अब हमको दोष ज्ञान से हमने किसको लिया? अनुष्णत्वा भावान बन्नी ही द्रव्यत्वंच, हमने कुछ अधिक प्रवेश करा दिया, और अधिकम प्रविष्टम न तद हानिकरम, एक न्याय है। क्या है? अधिकम प्रविष्टम न तद हानिकरम, अधिक का हमने प्रवेश करा दिया तो हानिकर नहीं होता है। तो दोष ज्ञान से हमको मिल गया अनुष्णत्वा भावान बन्नी ही द्रव्यत्वंच। तार से ज्ञान का विषय जो प्रकृति हेतु द्रव्यत्व हो गया, हेतुतावच्छेद हो गया द्रव्यत्वत्वम, द्रव्यत्व हेतु में प्रकृति हेतु में चला जाएगा, तो द्रव्यत्व हेतु दुष्ट हो गया, बाधित हो गया। इस प्रकार से स्वज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदक संबंध है न दोषवत्वम दुष्टत्वम, तो इस प्रकार सारे दुष्ट में दोषवत्ता चली जाएगी, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये तो हमने एक प्रकार की भूमिका आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं अब न्याय बोधिनी के अनुसार। अब प्रत्यय का निरूपण करते हैं। सभ्य विचारम विभज दर्शयते साधारणेति, तो ये सभ्य विचार का विभाग पहले किया ग्रंथकार ने, सत्रिविध साधारणा साधारणा अनुपसंहारी भेदात। सभ्य विचार का लक्षण क्या है? सभ्य विचार सामान्य का लक्षण तो साधारण आदि अन्यतमत्वम। हमने आपको पहले भी बताया, जब गिनती करनी होती है ग्रंथकार को तब अन्यतम शब्द का प्रयोग करते हैं, साधारण आदि भिन्न भिन्नत्वम। तो साधारण आदि कौन हुआ? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तद भिन्न दुनिया के सारे पदार्थ हो गए, पुनः तद भिन्न ये तीन हो जाएंगे। तो साधारणादि अन्यतमत्वम, साधारणादि भिन्न भिन्नत्वम, ये तीन में चला जाएगा। सभ्य विचार सामान्य का लक्षण हो गया। अब प्रत्येक का लक्षण जानना आवश्यक है। साधारण का क्या लक्षण है, असाधारण का क्या लक्षण है, अनुपसंहारी का क्या लक्षण है। साधारणत्वंच साध्याभावद वृत्तित्वम, यहाँ पर ग्रंथकार ने हेतु का प्रवेश नहीं कराया है, तो हम हेतु का प्रवेश कराकर दोष का स्वरूप बनाते हैं। साध्याभावद वृत्ति हेतु, तो हमने आपको सभी दोषों का स्वरूप बता दिया है। पर्वतो वन्यवान प्रमेयत्वाद इत्यत्र, प्रमेयत्व हेतु वन्य भाववद वृत्तित्व रूप व्यभिचारे ज्ञाते वन्य भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। अब न्यायबोधिनीकार प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव के दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहे हैं। तो पर्वतो वन्यवान प्रमेयत्वाद उदाहरण हो गया। यहाँ पर जो प्रमेयत्व हेतु है उसमें व्यभिचार ज्ञान है। किदृश व्यभिचार ज्ञान है? वन्य भाववद वृत्तित्व रूप व्यभिचार ज्ञान है प्रमेयत्व हेतु में, अर्थात वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, यही व्यभिचार ज्ञान है, साधारण नाम का व्यभिचार। जब वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम ऐसा ज्ञान है, तो वन्य भाववद अवृत्तित्व रूप जो व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान क्या है? हेतु में साध्या भाववद अवृत्तित्व का ज्ञान, हेतु में साध्या भाववद अवृत्तित्व का ज्ञान। तो वन्य भाववद अवृत्ति प्रमेयत्वम, इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए यदि हमको अनुमिति करनी हो तो। किंतु जब हमको व्यभिचार ज्ञान है, साधारण नाम का व्यभिचार है कि वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, तो उस समय में वन्य भाववद अवृत्ति प्रमेयत्वम इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। इसी को दूषकता बीज कहते हैं। कोई कहे कि जो साधारण नाम का हेत्वाभास है उसका दूषकता बीज क्या है, तो उसका दूषकता बीज है साध्या भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करना। सारे दोषों का अपना अपना स्वरूप है, स्वभाव है, वो
प्रतिबंध करना, तो किसका वो प्रतिबंध करता है, क्यों वो दोष है, तो ये हमको समझना आवश्यक है प्रत्येक उदाहरण में। असाधारण इति, मूल से आप परिचित है, मूल की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। सर्व सपक्ष व्यावृत्तित्व निश्चित साध्यवद अवृत्तित्व, साध्यवद अवृत्तित्व च साध्या सामानाधिकरण्यम। ये तो साध्या सामानाधिकरणे निश्चिते साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। अब न्यायवादी निकार सीधा प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की दृष्टि से बताना चाहते हैं। तो असाधारण का जो स्वरूप है, असाधारण का स्वरूप क्या है, हमने आपको बताया, साध्या समानाधिकरण हेतु। हेतु जब साध्य का असमानाधिकरण होता है, ये जो ज्ञान है ये असाधारण का ज्ञान है। अब ये जो दोष का स्वरूप है, उस स्वरूप को ग्रंथकार न्यायवादीकार अन्नम भट्ट के जो मूल ग्रंथ से लाना चाहते हैं। तो मूल ग्रंथ क्या है, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, ये असाधारण दुष्ट का स्वरूप है, उसी में से दोष का स्वरूप इनको निकालना है। तो इन्होंने व्याख्या कर रहे हैं, तो ग्रंथकार व्याख्या कर रहे हैं, क्या व्याख्या कर रहे हैं, सर्व सपक्ष व्यावृत्तम इतना उन्होंने लिया, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त में से सर्व सपक्ष व्यावृत्त इतने को ले लिया, तो इसका अर्थ कर रहे हैं सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्व का अर्थ क्या है, निश्चित साध्यवद अवृत्तित्वम। अब यहाँ पर व्याख्या करते समय में इन्होंने सर्व को भी छोड़ दिया, सपक्ष व्यावृत्तत्वम इतने को लिया। सपक्ष किसको कहते हैं, निश्चित साध्यवत को सपक्ष कहते हैं, निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो सपक्ष में न रहना, सपक्ष व्यावृत्त अर्थात निश्चित साध्यवत में न रहना, निश्चित साध्यवत अवृत्तित्वम। और साध्यवत अवृत्तित्व का अर्थ होता है साध्य का असामानाधिकरण्यम। साध्यवत में वृत्ति होगा, अर्थ साध्य के अधिकरण में जो रहता है वो साध्य का समानाधिकरण होता है, और जो साध्यवत में अवृत्ति होगा वो साध्य का असमानाधिकरण होगा। तो साध्यवत अवृत्तित्व का अर्थ हो गया साध्या सामानाधिकरण्यम। यहाँ पर इन्होंने निश्चित शब्द को भी हटा दिया। तो ये जो साध्या समानाधिकरण है, यही न दोष का स्वरूप है, साध्या समानाधिकरण हेतु। ग्रंथकार हेतु का प्रवेश नहीं करते, किंतु हमको हेतु का प्रवेश कराकर समझना है। तो साध्या समानाधिकरण हेतु ये असाधारण का स्वरूप है, तो इस स्वरूप को इन्होंने मूल ग्रंथ से निकाला। अब ये किसका प्रतिबंधक है, ये हमको समझना है। जब असाधारण दोष का ज्ञान होगा तो क्या रुकेगी, व्याप्ति ज्ञान रुकेगी अथवा अनुमिति रुकेगी, किसका प्रतिबंध होगा, अनुमिति का प्रतिबंध होगा अथवा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध होगा, इसको जानना समझना आवश्यक है। तो ग्रंथकार बता रहे हैं ये तो साध्या सामानाधिकरण निश्चित, साध्य का असमानाधिकरण हेतु है, ऐसा जब निश्चय होगा तब साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। ये जो असाधारण दोष का ज्ञान है वह सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। देखिए हमारे तीन व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति का दो भेद, पूर्व पक्षी व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति, और एक व्यतिरेक व्याप्ति। तो कुछ दोष के ज्ञान पूर्व पक्षी व्याप्ति के विरोधी होते हैं, कुछ दोषों के ज्ञान सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, कुछ दोषों के ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। तो अभी हमने जो सबसे पहले पढ़ा साधारण, तो साधारण दोष का जो ज्ञान है वो पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक है। साध्या भावद वृत्तित्व के ज्ञान होने पर साध्या भावद अवृत्तित्व रूप पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान नहीं होता, किंतु असाधारण जो दोष का स्वरूप है वो है साध्या समानाधिकरण हेतु। हेतु साध्य का असमानाधिकरण है, ऐसा जब ज्ञान होगा तो ये किसको रोकेगा, साध्य सामानाधिकरण ग्रह को रोकेगा। तो साध्य सामानाधिकरण ग्रह कहाँ है, सिद्धांत व्याप्ति में। सिद्धांत व्याप्ति क्या है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। साध्य सामानाधिकरण हेतु में गृहीत होना चाहिए। तो उसका स्वरूप होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए, हमारा जो उदाहरण है शब्दों नित्य शब्दत्वात्, यहाँ पर यदि सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान करना है तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण ग्रह होना चाहिए हेतु में। तो हेतु हो गया शब्दत्व, तो शब्दत्व व्यापक नित्यत्व समानाधिकरणम शब्दत्वम, इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। शब्दत्व व्यापक नित्यत्व समानाधिकरणम शब्दत्वम। किंतु हमको पहले से क्या ज्ञान है, जो शब्दत्व है वो नित्यत्व का असमानाधिकरण है, साध्या समानाधिकरण हेतु, हेतु साध्य का असमानाधिकरण है। इस प्रकार के असाधारण ज्ञान होने पर हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतु, शब्दत्व व्यापक नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वम, इस प्रकार का सिद्धांत व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता। अतः साध्य सामानाधिकरण रूप जो व्याप्ति ज्ञान है उस व्याप्ति ज्ञान का जो प्रतिबंध है वही असाधारण दोष का फल है, दूषकता बीज है। अनुपसंहारणम लक्ष्यति अन्वेति उभयविध दृष्टान्ता हावाद
अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान हो गए सामग्री नास्ति इत्यर्थः। देखिए, दो प्रकार के दृष्टांत होते हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। तो उभय विध दृष्टांता भावाद, दोनों प्रकार के दृष्टांत न होने के कारण अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति का ग्रह होता है और व्यतिरेक दृष्टांत में व्यतिरेक व्याप्ति का ग्रह होता है। मानस में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा मानसम, तो मानस में हम अन्वय व्याप्ति को गृहीत करते हैं। और यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव यथा जलरदः, जलरद में हम व्यतिरेक व्याप्ति का ग्रह करते हैं। तो यहाँ पर उभयविध दृष्टांत के न होने के कारण अन्वय व्याप्ति ज्ञान और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान उभय की सामग्री यहाँ पर विद्यमान नहीं है। क्यों? सर्वसेव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता प्रसिद्धे, क्योंकि दृष्टांत होने के लिए पक्ष से भिन्न होना चाहिए। अन्वय दृष्टांत हो अथवा व्यतिरेक दृष्टांत हो, दोनों को पक्ष से भिन्न होना चाहिए। साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम अन्वय दृष्टान्तत्वम और साध्याभाव साधनाभाववत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम व्यतिरेक दृष्टान्तत्वम। अब यहाँ सर्व ही पक्ष है, तो सर्व पक्ष होने के कारण सर्व से अतिरिक्त कोई है नहीं, अतः यहाँ पर दृष्टांत नहीं मिलेगा। सर्वसेव पक्षत्वाद पक्षातिरिक्ता प्रसिद्धे है। अब न्यायवादिकार अनुपसंहारे का लक्षण बना रहे हैं अपने हिसाब से। किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्याभावकत्वम एवं अनुपसंहारित्वम। इसको समझते हैं। किंचित विशेषक निश्चय का अविषय साध्य, ऐसा साध्य वाला जो हेतु होगा वो साध्य क होगा। और किंचित विशेषक निश्चया विषय जो साध्याभाव, साध्याभावकत्वम, यह अनुपसंहारी हेतु का लक्षण है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मानसः वन्यमान, ऐसा हमको निश्चय हुआ, तो यह हो गया किंचित विशेषक निश्चय। इस निश्चय में कुछ न कुछ विशेष है, मानस विशेष है, तो मानसः वन्यमान, यह हो गया किंचित विशेषक निश्चय। यथार्थ निश्चय का विषय वन्य एक नहीं है, पर्वतो वन्यमान धूमात, ऐसा हम उदाहरण लेंगे। तो वन्य जो साध्य है वो किंचित विशेषक निश्चय का विषय है। किंचित विशेषक निश्चय हुआ मानस वन्यमान निश्चय, तार्थ निश्चय का विषय हो गया साध्य, तार्थ साध्य को धूम हेतु हो जाएगा। दूसरा निश्चय लीजिए हृदय वन्य भावान, तो किंचित विशेषक निश्चय है, हृदय वन्य भावान, इस निश्चय में कुछ न कुछ विशेष है, हृदय विशेष है, तो किंचित विशेषक निश्चय हो गया हृदय वन्य भावान इत्याकार निश्चय। तार्थ निश्चय का विषय साध्याभाव है, वन्य भाव जो है इस निश्चय का विषय है, तार्थ साध्याभाव को जो हेतु होगा वो धूम होगा। किंतु यहाँ पर सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वाद, यहाँ पर अनित्यत्व का भी कहीं पर निश्चय नहीं है। जैसे हमको यहाँ वन्य का निश्चय है मानस में, वन्य भाव का निश्चय है हृद में, किंतु अनित्यत्व का निश्चय कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। आप कह सकते हैं घटपट में अनित्यत्व का निश्चय है, किंतु घटपट तो सर्व के अंतर्गत है, पक्ष के अंतर्गत है, अतः साध्य का वहां पर संदेह है, साध्य का निश्चय नहीं है। तो अनित्यत्व का निश्चय कहीं पर भी नहीं है। अयम अनित्यत्ववान, इस प्रकार का निश्चय हम नहीं कर सकते। अतः किंचित विशेषक जो निश्चय होगा, तार्थ निश्चय का विषय साध्य नहीं बनेगा, अभी तो अविषय साध्य बनेगा। तो किंचित विशेषक निश्चय का अविषय साध्य हुआ अनित्यत्व साध्य, तार्थ साध्यकत्व प्रमेय तो हेतु में चला गया। उसी प्रकार से अनित्यत्वाभावान, ऐसा भी कहीं पर निश्चय नहीं है। सारा संसार में इदम अनित्यम नवा ऐसा संशय है, अतः अनित्यत्ववत इदम ऐसा भी निश्चय नहीं है, अनित्यत्वाभाववत इदम ऐसा भी निश्चय नहीं है। तो ऐसा कोई भी निश्चय नहीं है जिसमें कुछ विशेष्य हो और उसमें अनित्यत्वाभाव विषय बने। तो किंचित विशेषक जो निश्चय है उसका विषय साध्याभाव नहीं है, उसका अविषय साध्याभाव है, अनित्यत्वाभाव हो। तार्थ साध्याभाव का जो हेतु होगा वो प्रमेयत्व हेतु हो गया, अतः प्रमेयत्व हेतु अनुपसंहारी हो गया। तो इस प्रकार से न्यायवादी निकाय ने अनुपसंहारी का लक्षण बनाया। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। तो ये जो अनुपसंहारी का ज्ञान है उसकी दूषकता बीज क्या है, वो किसका प्रतिबंधक है? तो ग्रंथकार कहते हैं जब इस प्रकार का ज्ञान होगा कि साध्य का भी निश्चय कहीं पर नहीं है और साध्याभाव का भी निश्चय कहीं पर नहीं है, तब व्याप्ति का संदेह हो जाएगा। व्याप्ति संशय जनन द्वारा
कि ये जो हेतु है वो व्याप्य है कि नहीं, हेतु में व्याप्ति है कि नहीं, ये निश्चय नहीं हो पाएगा, व्याप्ति का संशय उत्पन्न हो जाएगा। तो व्याप्ति का संशय होने से व्याप्ति ज्ञान, निश्चय रूप जो व्याप्ति ज्ञान है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करना ही अनुपसंहारी दोष का दूषकता बीज है, इसका प्रयोजन है। वस्तुतस्तु अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यादिकम एवं अनुपसंहारित्वमिति बोध्यम। अब जो परंपरा में चली आ रही थी अनुपसंहार्य दोष का जो स्वरूप है अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्य का आदि, हमने आपको पहले भी बताया। तो ग्रंथकार उसी को लेते हैं वस्तु करके, अत्यंताभावा प्रतियोगी जो साध्य आदि है यही अनुपसंहारित्व है। जब हमको अत्यंताभावा प्रतियोगित्व गृहीत हो जाएगा साध्य में अथवा हेतु में अथवा पक्ष में कहीं पर भी, तो अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व गृहीत होने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे साध्य अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है तो साध्य का अभाव मिलेगा नहीं, तो साध्य का अभाव नहीं मिलेगा तो ऐसी व्याप्ति जो साध्याभाव घटिता है, साध्याभाव अवर्तित्व तार्क्ष्य व्याप्ति ज्ञान भी नहीं हो सकता। अथवा जो व्यतिरेक व्याप्ति है साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। जब हमको ज्ञात है कि साध्य जो है अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है, हमने प्रमेयत्व का मान लीजिए साध्य बनाया, तो साध्य अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है, तो साध्य का अभाव मिलेगा क्या, प्रमेयत्व का अभाव नहीं मिलेगा। जब साध्याभाव मिलेगा ही नहीं तो साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व रूप व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। यदि हमने प्रमेयत्व का हेतु बनाया तो साध्य किसी अन्य को बनाया तो साध्याभाव तो मिल जाएगा, किंतु साध्याभाव व्यापकी भूताभाव करके हेतु का अभाव मिलना चाहिए, प्रमेयत्व अभाव वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमेयत्व तो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है, उसका अत्यंताभाव मिलता ही नहीं। इस प्रकार से अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्व आदि के ज्ञान होने पर मुख्य रूप से व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हेत्वाभास है विरुद्ध, विरुद्धम लक्ष्य साध्याभाव व्याप्त इति। जो हेतु साध्याभाव का व्याप्य हो अर्थात जिस हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति हो, तो साध्याभाव की व्याप्ति अर्थात साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति, व्याप्ति से कौन सी व्याप्ति लेनी है, तो ग्रंथकार बता रहे हैं न्याय बुद्धिकार कि जब आप विरोध में लक्षण घटा रहे होते हैं तो आप व्यतिरेक व्याप्ति को लेंगे। तो साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण क्या है आप जानते हैं, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। यहाँ पर ध्यान से समझना है, जब साध्य की व्याप्ति होती है, साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति हम कहते हैं, जैसे पर्वतो वन्यमान धुमात, बन्नी की जो व्याप्ति है वो क्या है, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, अर्थात बन्य भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। किंतु आपको बन्य भाव की व्याप्ति लेनी हो, साध्याभाव की व्याप्ति बतानी हो, तो साध्याभाव की जो व्याप्ति होगी, साध्याभाव निरूपिता जो व्याप्ति होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। तो साध्याभाव अर्थात साध्य, साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, ये है साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। और ये विरोध भी है। विरोध का लक्षण क्या है, विरोध का स्वरूप आपको हमने पहले बताया, विरोध का स्वरूप है साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, ये विरोध है। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व ये व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति, साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति। और साध्याभाव की जो व्यतिरेक व्याप्ति होगी वो साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। तो साध्याभाव की जो व्यतिरेक व्याप्ति होती है वही विरोध स्वरूप होता है। तथा च पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति प्रतिबंध फलम। विरोध में हम दो प्रकार से व्याख्या करते हैं। जब आपको ज्ञान है साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व हेतु में, हेतु क्या है, साध्य व्यापकी भूताभाव का प्रतियोगी है। जैसे उदाहरण में घटाकर देखिए, शब्दों नित्य कार्यत्वात्, तो साध्य हो गया नित्यत्व, साध्य व्यापकी भूत अभाव कार्यत्वाभाव, यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वाभावः, ऐसा ही व्याप्ति है। तो साध्य हो गया नित्यत्व, नित्यत्व व्यापकी भूत अभाव कौन हुआ, कार्यत्वाभाव, उसका प्रतियोगी कार्यत्व है। इस प्रकार का जब आपको विरोध ज्ञान है कि नित्यत्व व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कृतकत्वम अथवा कार्यत्वम, तब आपको व्याप्ति ग्रह होगा क्या, व्याप्ति ज्ञान क्या होना है, व्याप्ति ज्ञान का आकार है साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। तो शब्दों नित्य कृतकत्वाद, यहाँ पर यदि व्याप्ति ज्ञान होगा, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान यदि होगा तो उसका स्वरूप होगा नित्यत्वाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम। किंतु हमको पहले से क्या ज्ञान है, नित्यत्व व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्वम।
जब आपको नित्यत्व व्यापक भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्व में ऐसा ज्ञान है, तो उस समय में आपको नित्यत्वाभाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगी कार्यत्व इस प्रकार का व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह नहीं हो सकता। इस प्रकार से अन्यत्र व्याख्या मिलता है। हमने न्याय प्रवेशिका में भी इसी प्रकार से व्याख्या की है, किंतु न्यायवादीकार थोड़ा भिन्न प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? न्यायवादीकार बता रहे हैं ये जो विरोध का ज्ञान होता है ये अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं होता है, अपितु अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। अब प्रश्न आएगा अनुमिति का प्रतिबंधक कैसे होगा? क्योंकि अनुमिति जो होती है वो पक्ष साध्यवान, वो साध्यवत्ता बुद्धि है। तो साध्यवत्ता बुद्धि के प्रति या तो साध्याभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है बाद निश्चय, अथवा साध्याभाव व्यापकता निश्चय प्रतिबंधक होता है सद प्रतिपक्ष का निश्चय। क्योंकि सद प्रतिपक्ष का जो स्वरूप है वो है साध्याभाव व्यापवत पक्ष, विरोधी जो परामर्श होता है वो साध्याभाव व्यापवत पक्ष विषय ज्ञान स्वरूप होता है। किंतु विरोध किस प्रकार से अनुमिति का विरोधी है, ये प्रश्न आएगा। तो ग्रंथकार कहते हैं पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकार का ज्ञानात, हेतु मत्ता पक्ष में जोड़ देना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब आपको ज्ञान हुआ साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, अर्थात विरोध ज्ञान हुआ कि ये जो कृतकत्व हेतु है वो नित्यत्व का व्याप्य नहीं है, नित्यत्व अभाव का व्याप्य है। साध्य क्या हुआ? नित्यत्व, हेतु हो गया कृतकत्व। जो कृतकत्व हेतु है उसमें नित्यत्व की व्याप्ति नहीं है, इसमें नित्यत्व अभाव की व्याप्ति है। साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व जो है वो साध्याभाव की व्याप्ति है, साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति है। अर्थात क्या हुआ, जो कृतकत्व हेतु है कार्यत्व हेतु है वो नित्यत्व का व्याप्य नहीं है, अभी तो नित्यत्व अभाव का व्याप्य है, साध्याभाव का व्याप्य है। तो साध्याभाव व्याप्य हेतु हो गया, कार्य से हेतुमान पक्ष, ऐसा ज्ञान आप लीजिए। नित्यत्वाभाव व्याप्य कार्यत्ववान शब्द, ये ज्ञान लीजिए। नित्यत्वाभाव व्याप्य कार्यत्ववान शब्द, हेतु जो है वो साध्याभाव का व्याप्य है, तो नित्यत्वाभाव का व्याप्य जो कार्यत्व कार्य से कार्यत्ववान शब्द, ऐसा आपको ज्ञान हुआ। पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकार ज्ञान हो गया। पक्ष शब्द नित्यत्वाभाव व्याप्य कार्यत्ववान, जब ये ज्ञान आपको हुआ साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष ज्ञान हुआ ना, साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष, तो पक्ष साध्यवान इस प्रकार की अनुमिति के प्रति पक्ष साध्याभावान ये निश्चय भी प्रतिबंधक होता है, और पक्ष साध्याभाव व्यापवान ये निश्चय भी प्रतिबंधक होता है। तो विरोध का ज्ञान हुआ और विरोध के ज्ञान में हमने हेतुमत्ता को जोड़ दिया पक्ष में, तो साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष जब ज्ञान हुआ तो ये जो ज्ञान है वो पक्ष विशेषक साध्य प्रकार की जो अनुमिति है पक्ष साध्यवान इस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न होने नहीं देता है, उसका प्रतिबंध कर देता है। जब आपको नित्यत्वाभाव व्याप्य कार्यत्ववान शब्द ज्ञान रहेगा तब शब्द नित्यत्ववान इस प्रकार की अनुमिति नहीं होगी, क्योंकि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाव व्यापकता निश्चय प्रतिबंधक होता है। एवं सत्पति पक्षे भी, जिस ढंग से न्यायबुद्धि ने कार्य व्याख्या किया उसके अनुसार विरोध दोष ने क्या किया, उसका स्वरूप बन गया साध्याभाव व्याप्य हेतुमान पक्ष। तो ये जो ज्ञान है पक्ष साध्यवान इस प्रकार की अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। और जो सत्प्रतिपक्ष दोष है, सत्प्रतिपक्ष भी साध्याभाव व्यापक पक्ष है, सत्प्रतिपक्ष का स्वरूप है, वो भी अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। अब प्रश्न आया तो सत्प्रतिपक्ष भी साध्याभाव व्यापक पक्ष है और तदभाव व्यापकता निश्चय रूप होने के कारण अनुमिति का प्रतिबंधक है। जब हमको साध्याभाव व्यापवान पक्ष ऐसा ज्ञान होकर के वो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, तो विरोध और सत्प्रतिपक्ष में क्या भेद होगा? देखिए दोनों में समानता क्या है कि जो विरुद्ध हेतु होता है वो भी साध्याभाव का व्याप्य होता है, साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध उसका लक्षण ही है। और जो सत्प्रतिपक्ष होगा उसमें भी जो परस्पर विरोधी होते हैं वो साध्याभाव के व्याप्य होते हैं। इन दोनों में समानता है, तो विशेष क्या है, भेद क्या है? तो ग्रंथकार बता रहे हैं विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष और विशेष अस्तु। विरुद्ध और सत्प्रतिपक्ष में जो विशेष है, जो भेद है, जो भेद है वो है विरुद्ध हेतु रेकत्वेन सत्प्रतिपक्ष हेतु और द्वित्वेन च ज्ञातव्य। विरुद्ध हेतु एक होता है और सत्प्रतिपक्ष हेतु दो होता है। वादी प्रतिवादी जब दोनों होते हैं तब सत्प्रतिपक्ष होता है। तो सत्प्रतिपक्ष स्थल में दो हेतु होते हैं और विरुद्ध जो हेतु होता है वो एक होता है। जो हेतु है कृतकत्व हेतु,
जिसको हमने नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए रखा है, वही नित्यत्वाभाव का साधक है, वही साध्याभाव का व्याप्य है। और जो सत्प्रतिपक्ष हेतु होता है, एक ने कहा पर्वतो वन्यवान धूमात, दूसरे ने कहा पर्वतो वन्य भावान पाषाण महत्वात। तो जो धूम हेतु है, धूम को हमने बन्य को सिद्ध करने के लिए रखा है, तो वो बन्य को ही सिद्ध करेगा, वो बन्य भाव को सिद्ध नहीं करेगा। और जो पाषाण महत्व हेतु है, उसको हमने बन्य भाव को सिद्ध करने के लिए रखा है, वो बन्य को सिद्ध नहीं कर सकता। किंतु जो विरुद्ध हेतु है, जिसको हमने नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए रखा है, वो नित्यत्व भाव का साधक ही। तो एक ही है विरुद्ध हेतु, और सर्वप्रतिपक्ष हेतु दो होते हैं। एक इन दोनों में भेद हुआ, क्योंकि सत्प्रतिपक्ष का स्वरूप बनता है साध्या भाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्ष सत्प्रतिपक्ष है। साध्या भाव व्याप्यमान पक्ष, साध्या भाव का व्याप्य प्रति हेतु होता है। सत्प्रतिपक्ष स्थल में साध्या भाव का व्याप्य प्रति हेतु होता है। यहाँ पर जो कृतकत्व हेतु है, जो वास्तव में हेतु है, हेतुत्वेन अभिमत है, वो साध्या भाव का व्याप्य है। सत्प्रतिपक्ष स्थल में जो प्रति हेतु है, पाषाण महत्व हेतु, वो बन्य भाव का व्याप्य होता है। तो इन दोनों में भेद हो गया। सत्प्रतिपक्ष दो हेतु विरुद्ध है, एको हेतु रीति भाव। तो निष्कर्ष इन्होंने बता दिया, सत्प्रतिपक्ष स्तर में दो हेतु होता है और विरुद्ध में एक ही हेतु होता है। साध्या भाव साधक हेतु साध्य साधकत्वेन उपन्यस्त इति असामर्थ्य सूचनम अपि। विरुद्ध हेतु में एक असामर्थ्य का भी सूचन होता है। कैसे? साध्या भाव का जो साधक हेतु है, क्योंकि वास्तव में जो कृतकत्व हेतु है वो नित्यत्व का साधक नहीं है, वो नित्यत्व भाव का साधक है। तो साध्या भाव का जो साधक जो हेतु है, वो साध्य साधकत्वेन उपन्यस्त, साध्य को सिद्ध करने के लिए हमने रखा है ये, अतः इसमें असामर्थ्य है। सत्प्रतिपक्ष में ऐसा नहीं होता है। सत्प्रतिपक्ष में दो अलग अलग हेतु होते हैं। तो हमने धूम को रखा है बन्य को सिद्ध करने के लिए, और पाषाण में हेतु को रखा है बन्य भाव को सिद्ध करने के लिए। वो अपने विरोधी के साधक नहीं होते, अतः उनमें असामर्थ्य नहीं होता है। सत्प्रतिपक्ष स्थल में दोनों में से एक हेतु तो सदहेतु होता है। दुष्ट तब तक माना जाता है जब तक निर्णय नहीं हो जाता बलाबल का। अतः जो हेतु सत्प्रतिपक्ष है वो कदाचित सदहेतु भी हो सकता है, किंतु जो विरुद्ध हेतु होता है वो तो दुष्ट होता ही है, उसमें असामर्थ्य का सूचन भी होता है। यह भी सत्प्रतिपक्ष और विरोध में एक विशेष हो गया, भेद हो गया। तो सत्प्रतिपक्ष को देख लेते हैं साथ में। तो सत्प्रतिपक्ष में न्यायवादीकार ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो विरुद्ध के निरूपण में ही उन्होंने बता दिया है। तो उदाहरण को हम समझ लेते हैं। एक ने कहा पर्वतो वन्यवान धूमात, दूसरे ने कहा पर्वतो वन्य भावान पाषाण महत्वात। तो एक धूम हेतु, एक पाषाण महत्व हेतु। एक ने कहा वन्य व्याप्य धूमान पर्वत, परामर्श बनाया। दूसरे ने कहा वन्य भाव व्याप्य पाषाण महत्वान पर्वत। ठीक है। अब सत्प्रतिपक्ष का स्वरूप है, जो दोष है उसका स्वरूप है साध्या भाव व्यापवत पक्ष सत्प्रतिपक्ष। साध्या भाव व्यापवत पक्ष सत्प्रतिपक्ष। तो पर्वतो वन्यवान धूमात में साध्य हो गया बन्य, बन्य भाव व्यापमान पक्ष। देखिए दूसरा जो परामर्श है पाषाण महत्व हेतु का जो परामर्श है, बन्य भाव व्याप्य पाषाण महत्वान पर्वत। तो ये जो ज्ञान है पर्वतो वन्यवान अनुमिति के प्रति तद भाव व्यापकता निश्चय रूपे बन्य भाव व्याप्य पाषाण महत्वान पर्वत दिखाई दे रहा है। और पर्वतो वन्य भावान इस अनुमिति के प्रति वन्य व्याप्य धूमान पर्वत। देखिए पर्वतो वन्य भावान है तद्वत्ता बुद्धि, तो यहाँ पर तद भाव व्यापकता निश्चय बनाएंगे तो क्या होगा, वन्य भावा भाव व्याप्यवान पर्वत होगा। तो वन्य भावा भाव अर्थात बन्नी, तो वन्य व्याप्य धूमान पर्वत जो ज्ञान है, ये जो परामर्श है धूम हेतु का परामर्श, पर्वतो वन्य भावान इस अनुमिति के प्रति तद भाव व्यापकता निश्चय रूप है, साध्या भाव व्यापकता निश्चय रूप है। अतः वन्य भाव व्याप्य पाषाण महत्वान पर्वत जो निश्चय है, ये पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। और वन्य व्याप्य धूमान पर्वत जो निश्चय है, ये पर्वतो वन्य भावान इस अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव आपने समझ लिया सत्प्रतिपक्ष स्थल में। इससे आगे असिद्धि की चर्चा है, 3 प्रकार की असिद्धि है, उसके अनंतर बाद की चर्चा है। तो इस चर्चा को हम अगले पाठ में करेंगे। आज को हम यही विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।